हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 के, ठीक है। चैप्टर 1 के जितने भी गेस क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। ये एक चीज़ आपके लिए, आपको कन्फ्यूजन ये होगी कि कुछ ऐसे भी बोर्ड हैं जिसमें ये चैप्टर 1 जो है जीवों में जनन अभी है और कुछ में क्या है, कट गया है, ठीक है। तो चैप्टर 2 वाला जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सबको पढ़ना है, किसी में चैप्टर 2 है और किसी में चैप्टर 1 है। तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है, इसके लिए आपको बातें नहीं बनानी है। चाहे आप 1 पढ़ें या 2 करें या 3 करें, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। और बेहतरीन मौका यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे उन बच्चों के लिए शिखर 2.0 स्टार्ट कर दी गई है जिनको लगता है कि मेरी जो तैयारी है वो एकदम जीरो है। तो जो भी बच्चा एकदम नहीं पढ़ा है, तो वहाँ इस बैच में शिखर 2.0 में उसको एकदम चैप्टर 1 से, यानी कि जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करके 95 या 90 प्लस आपकी पूरी गारंटी यहाँ पे कि आपको आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो इस बैच से ज्वाइन हो सकता है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, डेली क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट PDF है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेटा आपके डेली क्लासेस हो रही हैं, ये जो आपकी है ये स्टार्ट हो चुकी है। अब ये नहीं है कि अभी स्टार्ट होना बाकी है। जो शिखर 2.0 है ये स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी हो गए हैं, आपकी डेली क्लासेस भी चलेंगी। तो यहाँ पे जो आपके डेली लाइव क्लासेस चलेंगी 10 आवर्स की चलेंगी, ठीक है। कितनी 10 आवर्स, तो आपको 10 आवर्स एकदम अपने आप को प्रिपेयर करके हमारे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा 10 घंटा पढ़ने के लिए तैयार होगा, जो 10 घंटा कंटिन्यू मेहनत करने के लिए तैयार होगा, वो क्या करेगा, इस बैच को ज्वाइन करे। बाकी जिसको और भी लगता है कि नहीं मेरी तैयारी एकदम जीरो है, वो भी विद्यार्थी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट सिलेबस में आपका क्या होगा कि सभी महत्वपूर्ण पेपर, मॉडल पेपर, गैस पेपर और पिछले 5 साल का पेपर, और आज की जो हमारी क्लास है वो गैस पेपर की है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इस बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करके शिखर 2.0 से ज्वाइन हो जाएंगे। अब कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और एक साथ साथ ये आपके लिए तो खुशखबरी है ही, इसके साथ साथ जो शिखर बैच है, ठीक है, यहाँ पे शिखर 2.0 तो है ही, और इसके साथ साथ आपको एक बैच और मिलेगी, वो है आपकी शिखर बैच। इसमें आपकी तैयारी एकदम जीरो लेवल से तैयार करवाई जाएगी। लेकिन जो आपका शिखर बैच है, ठीक है, जो शिखर बैच है उसमें आपकी आधे के लगभग, ठीक है, आधे से लगभग आपके सिलेबस खत्म हो चुके हैं। तो आपको दोनों मौका है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो बैच प्रोवाइड की जा रही हैं। तो एक छोटी सी अमाउंट में, फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी अमाउंट में फीस भी है, आप उसको दे सकते हो। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक है, जो भी आप भी 95 का सपना देखे हैं, तो इस बैच से ज्वाइन होकर तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब सीधे क्लास की ओर चलते हैं। और सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, जब जयांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। आपको पता है कि जयांग, ठीक है, जयांग जो आप नाम सुन रहे हो, ये जो जयांग नाम है ये एक प्लांट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, प्लांट की। और पौधे में आप देखते हो दो एक मुख्य या आवश्यक अंग होते हैं। ये होता है आपका जयांग, ठीक है, क्या होता है, जयांग, और दूसरा होता है आपका पुमंग, ठीक है। अब ये जो जयांग है, ये जयांग है फीमेल, ठीक है, फीमेल पार्ट है, और ये जो पुमंग है ये है आपका मेल पार्ट, ठीक है, क्या है, मेल पार्ट। अब यहाँ पे जो जयांग है, जयांग की इकाई को हम क्या कहते हैं, इसकी यूनिट को, जयांग की यूनिट जो होती है इसको कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है, क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और इसकी यूनिट को हम कहते हैं पुंकेसर। एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होगी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ के आ रहा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। बहुत सारे जयांग है, ठीक है। जब जयांग है और जयांग में जयांग की इकाई क्या है, स्त्री केसर, तो कई सारे जब जयांग मिलेंगे वो क्या है, क्या मिलकर बनाएंगे, गायनोसियम, ठीक है। तो जब कई सारे स्त्री केसर जुड़े हैं तो वो क्या बोले जाते हैं, युक्तांडपी, युक्तांडपी या एकांडपी या बहुअंडपी। तो यहाँ पे बेटा जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, कि उसको युक्तांडपी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे ये घुंडीनुमा भाग है, इस घुंडीनुमा वाले भाग को आप क्या कहते हो, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये उभरी हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। अब ये क्या है, पुष्पासन है, ठीक है, क्या है, पुष्पासन है। अब इसी पे कई सारे क्या है, कई सारे स्त्री केसर क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, युक्तांडपी, यानी कि एक दूसरे में क्या इसका जुड़ाव है। तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बेटा होती है आपके बीजांड के अंदर, कहाँ होंगी, बीजांड के अंदर। एग्जाम्पल जैसे ये आपके क्या, ये डायग्राम आपका किसका है, ये डायग्राम आपका बीजांड का है, ठीक है। अब ये बीजांड है, इस बीजांड के अंदर बेटा होती है न्यूसेलस की सेल, क्या होती है, न्यूसेलस की सेल होती है। ये न्यूसेलस की जो सेल होती है ये अपने आकार को बढ़ा देती है, आकार को बढ़ाने के बाद ये क्या करती है, अलग अलग क्या करती है, प्रोसेस करती है, जिससे कि क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणुधानी बनता है, गुरु बीजाणु बनता है, चलाजा बनता है या लघु बीजाणु बनता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बीजांड है, ठीक है, इस बीजांड के अंदर होती है बीजाणु जनन उत्तक, ठीक है। इस बीजाणु जनन उत्तक को आप क्या बोल सकते हो, गुरु बीजाणु जनन भी कहते हो, ठीक है। क्लियर। तो अब ये बीजाणु जनन उत्तक क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने आकार को बढ़ा देगा। अब अपने आकार को बढ़ाने के बाद ये चेंज हो जाता है अधोस्तरी कोशिका में, किसमें चेंज हो जाएगा, अधोस्तरी, ठीक है, अधोस्तरी कोशिका में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये अधोस्तरी जो कोशिका होती है आगे चल के इनकी कई सारे प्रोसेस होती है, जिनसे क्या होता है, मेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट का क्या होता है, निर्माण, और फीमेल गैमेट क्या होता है, गुरु बीजाणु होता है, क्या होता है, गुरु बीजाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। अब एक पुष्पी पौधा है, ठीक है, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। अब इस फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इस पुष्पी पौधे में इसके अंदर जो मेल गैमीट है, ठीक है, किसका, मेल गैमीट का फॉर्मेशन किसके विभाजन से होता है। आपका ऑप्शन क्या क्या है, कायिक कोशिका से, जनन कोशिका से, लघु बीजाणु से या बहुअंडपी से। तो आपको ये पता है कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, उस फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है परागकण से। किससे होता है, परागकण से। परागकण दो लेयरों से बनकर इसकी दो पराग कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। आपसे कभी कभी कोशिका भित्ति के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसकी दो पराग कोशिका भित्ति होती है। ये क्या है, कायिक कोशिका, और ये है जनन कोशिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलोगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और इसको बोलोगे जनन कोशिका, जनन कोशिका। बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, दो लेयर दिख रही है, क्या दिख रही है, दो लेयर भी आपको क्या दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रही है, दो लेयर। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ की ये जो जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका बेटा क्या है, 2n है, ठीक है, क्या है, 2n है। ये क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान
ये जो कोशिकाएं हैं ये 2 में चेंज हो जाएंगी, यानी कि N और N, और यहाँ पे कितनी है 46 और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निर्माण हो गया, मेल गैमेट का निर्माण हो गया, और यहाँ पे ये जो जनन कोशिका है ये क्या बनाएंगी, पोलन ट्यूब को, क्योंकि पोलन ट्यूब के द्वारा ही जो मेल गैमेट होता है वो फ्लावर के फीमेल पार्ट्स में पहुंचता है, ठीक है। कहाँ पहुंचेगा, फ्लावर है, फ्लावर की फीमेल पार्ट्स में पहुंचता है। तो आपका राइट आंसर जो क्या होगा वो हो गए जनन कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास में, मक्का में, गेहूं में या सैलवा में। तो वायु परागण किसमें नहीं होता है, आप देखो, चाहे आपका घास है, गेहूं है और मक्का है, ठीक है, इन तीनों में क्या होता है, आपकी कौन से परागण पाए जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि आपकी जो परागण है, ठीक है, परागण का मतलब होता है कि ये अपने परागकण को एक फीमेल पार्ट्स पे क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब इसमें परागण की क्रिया आप क्या देखते हो कि 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एक होता है क्रॉस और एक होता है सेल्फ, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे क्या जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, इसके बाद यहाँ पे होगा वाटर पॉल्यूशन होगा, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन होगा, और कुछ जंतु के द्वारा भी होगा, लेकिन सेल्फ में कोई भी माध्यम के लिए जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सैल्विया यानी कि एक सैल्विया ऐसा प्लांट्स है जिनमें जो परागण होता है वो परागण होता है कीट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कीट के द्वारा। बाकी घास में, गेहूं में, मक्का में आपके क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन परागण की क्रिया होती है वो क्या होगी, हवा के द्वारा। और कौन सा परागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का एक माध्यम होता है एयर पॉलिनेशन। कीट पॉलिनेशन भी क्रॉस पॉलिनेशन का माध्यम, वाटर पॉलिनेशन भी क्रॉस पॉलिनेशन का माध्यम है। तो यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि हवा यानी कि वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो सैल्वा में वायु परागण नहीं होता, इसमें होता है कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, रात में, ठीक है। नेक्स्ट, कमल में परागण होता है जल द्वारा, कीट द्वारा, वायु द्वारा या इन सभी द्वारा। अब कभी भी कमल का पौधा है, ठीक है, जब आप क्या देखते हो कमल के पौधे को, ठीक है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, ये क्या है, कमल का एक फ्लावर है। अब ये कमल का जो फ्लावर है ये हमेशा आपको कहाँ दिखता है, आप इसको हमेशा कहाँ देखते हो, वाटर में, ठीक है, कहाँ दिखते हो, वाटर में दिखते हो। तो इनमें जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा होगा, जल के द्वारा होगा। कैसे होगा, जल के द्वारा। तो कभी भी पूछा जाए कि कमल में पॉलिनेशन की क्रिया या कमल में परागण होता है तो कितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए जाएं, लेकिन आपका एक ही आंसर होना चाहिए, वो आंसर होगा जल द्वारा, ठीक है, यानी कि वाटर पॉलिनेशन। क्या होगा, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य फल किसमें बनता है, निम्न में से असत्य फल किसमें बनता है। कुछ फ्लावर बेटे ऐसे होते हैं जो सत्य फल बोले जाते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनको हम असत्य फल कहते हैं। तो निम्न में से किसमें असत्य फल बनते हैं। असत्य फल और सत्य फल में हम क्या कहते हैं कि जिनमें पुष्पासन पार्टिसिपेट करता है, जिस फल के निर्माण में पुष्पासन भी भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, असत्य फल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुमंग में, कार्पेल में, पुष्पासन में, जयांग में, ठीक है। तो ये जो पुमंग है ये क्या है, नर भाग है, ठीक है। ये जयांग क्या है, मादा भाग है। ये कार्पेल क्या है, जो दल बाह्य दल हो गया। तो यहाँ पे जो पुष्पासन है, जो थैलमस है,
तो असत्य फल का किससे बनते हैं? तो जो पुष्पासन होते हैं, पुष्पासन से ही असत्य फल का क्या होता है? निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे आप क्या देखोगे? सेब देखोगे, ठीक है। जो सेब होता है, सेब का जब निर्माण होता है तो इनमें जो फ्लावर है, फ्लावर का जो पुष्पासन होगा वो भी क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, वो भी क्या करेगा? मिलके क्या करेगा? फल को बनाएगा। इसीलिए इसको असत्य फल भी कहते हैं, या मिथ्या फल भी कह सकते हैं, या फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे फ्लावर हैं, सॉरी ऐसे कुछ फ्रूट हैं जिनका निर्माण किससे हो रहा है? पुष्पासन से हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। यानी कि जो चार ऑप्शन है, शरीफा, सेब, नारंगी, लीची, इनमें से कोई तो ऐसा फ्रूट होगा जिनका निर्माण पुष्पासन से हुआ है। जब पुष्पासन से हुआ है तो उस फ्रूट को हम खाएंगे तो क्या बोलेंगे? कि पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। तो सेब का, जो सेब होता है, सेब का निर्माण क्या होता है? पुष्पासन से होता है। सेब को फॉल्स फ्रूट, मिथ्या फल या असत्य फल भी कहते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फल, फूल, बीज, बीजपत्र। अब जो बीजांड है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? देखो ये एक पुष्प का फ्लावर है, ठीक है। ये क्या है? स्त्री केसर। इस स्त्री केसर के अंदर क्या प्रेजेंट है? बीजांड है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? बीजांड है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही क्या हुई? परागण की क्रिया। क्या होगी बेटा? परागण की क्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे? परागकण चिपक गए, ठीक है। क्या आ गए? बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे यहाँ पे क्या आ गए? परागकण आ गए। अब ये परागकण किसके माध्यम से है? परागण के द्वारा। वो अलग बात है कि क्रॉस है कि सेल्फ है, वो अलग बात है। जैसे ही परागकण यहाँ पे आएंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन, अब ये पोलन ग्रेन क्या हुआ? यहाँ पे प्रवेश कर गया। जैसे ही पोलन ग्रेन किसी भी वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र क्या होती है? चिपचिपा भाग होती है। तो वर्तिकाग्र पे ये क्या करते हैं? जाके चिपक जाते हैं। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, ये जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जर्मिनेशन से यहाँ पे क्या होती है? कायिक कोशिका, क्या होगी? जनन कोशिका, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको? दो सेल होती है, एक वेजिटेटिव, ठीक है, और एक रिप्रोडक्टिव, ठीक है। जनन कोशिका। तो ये जैसे ही क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। तो विभाजन के दौरान ये बनाएगी पोलन ट्यूब, हिंदी में क्या बोलते हो? पराग नली। क्या बोलोगे? पराग नली। और ये क्या बनाएंगी? ये विभाजन करेगा, विभाजन होगा अर्धसूत्री। कौन सा होगा विभाजन? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री से यहाँ पे क्या है? 2n है, तो ये चेंज किस में हो जाएंगी? n में। तो यहाँ पे दो मेल गैमेट का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे दो मेल गैमेट मिल गया, यहाँ पे पोलन ट्यूब भी बन गई, ठीक है। क्या बन गई? पोलन ट्यूब भी बन गई, ओके। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो आप क्या जानते हो कि जो निषेचन पश्च घटना होती है कि जो बीजांड होता है, ठीक है, ये जो ओवरी है, ये ओवरी जो है ये चेंज हो जाती है फ्रूट में। किसमें? फ्रूट यानी कि फल में। और ये जो बीजांड है, ठीक है, ये बीजांड जो है वो चेंज हो जाता है बीज में। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ग कि बीज में, ओके। क्लियर? तो समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगुणित कोशिका है। अगुणित का मतलब होता है जिनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो मात्र कोशिका की क्या होगी? आधा। अगुणित कोशिका का मतलब कि जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? वो मात्र कोशिका की आधी होगी। तो बेटा अगुणित कोशिका है, टेपुटम है, पराग मात्र कोशिका है, या परागकण है, या परागकोश है। तो देखो ये टेपुटम क्या होगी? 2n होगी, ठीक है।
पराग मात्र कोशिका भी क्या होती है, 2n होती है। पराग कोश भी क्या होती है, 2n होता है। सिर्फ ये जो पोलिन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलिन जो ग्रेन है यही क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, परागकण, परागकण। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजीय परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है। तो एक प्रारूपिक क्या है, आवृत्तबीजीय परागकोश। हालांकि जो पौधों का वर्गीकरण किया गया वो कई सारे आपके वर्गीकरण आते हैं। एग्जाम्पल जैसे एल्गी, फंजाई, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के बाद आपके आवृत्तबीजीय और एंजियोस्पर्म, ये सारे आपके क्या है, प्लांट्स के अलग अलग क्या है, भाग है। क्या है, प्लांट्स के क्या है, अलग अलग भाग होते हैं। अब आप क्या देखते हो कि सिर्फ एक ऐसा ही पौधा है जो एंजियोस्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में आवृत्त, यही एक ऐसा विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसमें कि रिप्रोडक्शन है। हालांकि रिप्रोडक्शन सारे में पाया जा रहा है, एक में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का निषेचन की क्रिया होती है। अब वो विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल जैसे ये आपके क्या है, पुंकेसर। ठीक है, क्या है, पुंकेसर। अब ये कितने भागों से मिल के बने होते हैं, 3, परागकोश, ठीक है, परागकोश, संयोजी उत्तक या संयोजी तंतु, ठीक है, और पुतंतु। ये 3 प्रकार से मिलकर बने होते हैं। जब आप क्या करोगे, इस परागकोश का आप सेक्शन कट करते हो, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, सेक्शन कट किया, तो कट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो, ये तो जब आपने क्या किया, इसका सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करने के बाद आपको क्या दिखे, यहाँ पे पूछ रहा है लघु बीजाणुधानियों की संख्या। तो देखो ये आपकी क्या है, लघु बीजाणुधानी है, और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, लघु बीजाणु है। ठीक है, क्या है, लघु बीजाणु है। तो 1 2 3 4, कितनी दिखी, 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कि 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परत क्रमशः होंगी। अब कोई भी बीजाणुधानी है, कोई भी क्या है, परागकोश है। एग्जाम्पल यही हमने क्या बनाया, डायग्राम बनाया। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या देखा कि यहाँ पे 4 लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, अब अगर हम एक बीजाणुधानी को देखेंगे, किसको देखेंगे, एक बीजाणुधानी को, तो देखो सबसे पहले इसमें आपको दिखेगा क्या क्या, ये बीजाणुधानी है। ठीक है, इसके ऊपर कितनी लेयर पाई जाती है, 4, 1 लेयर, 2 3 4। ठीक है, सबसे जो भीतरी लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे लेयर आपकी कितनी होंगी, 4 होंगी, और सबसे भीतरी जो लेयर होती है आपकी, ठीक है, इस वाले लेयर को बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम। क्योंकि ये जो टैपिटम होती है, जब क्या होगा, परागकण का निर्माण होता है, तो टैपिटम का कार्य ही होता है कि उसको क्या करे, पोषण प्रोवाइड करे। जैसे एग्जाम्पल मानव में जो अपरा होता है, जब एक बच्चे का एक भ्रूण पल रहा होता है यूट्रस में, तो अपरा क्या करती है, अपरा को प्लेसेंटा बोलते हैं, तो वो प्लेसेंटा क्या करती है, उसको भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है।
जितने भी पोषण होते हैं, क्योंकि जो भी पोषण मिलेगा बच्चे को माँ से ही मिलेगा, तो माँ से बच्चे में जो पोषण जा रहा है वो कौन करता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसी तरह प्लांट्स में भी जो स्पोर हैं, ठीक है, जो बीजाणु हैं, उनको पोषण कहाँ से मिलेगा, टेपटम से मिलेगा। ये टेपटम की लेयर ही क्या करती है, इसको पोषण देने का कार्य करती है। अब ये पोषण थोड़ी ना पैदा करी है, जितने भी प्लांट्स को हम क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए हम खनिज तत्व देते हैं, जल देते हैं, ठीक है, प्रकाश के प्रेजेंस में पौधे भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं, तो सारे क्या मिल रहे हैं, पोषण मिल रहे हैं, तो यही क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है, ठीक है। और सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी कि बाह्य त्वचा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, डी होगा कि एपिडर्मिस व टेप्टम। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलोगे, टेप्टम बोलते हो। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग, नाभिका, केंद्रक या माइक्रोपाइल। तो क्या कहा जाता है, निभाग कहा जाता है, नाभिका कहा जाता है, केंद्रक या माइक्रोपाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, देखो ये क्या है, बीजांड है, ठीक है। ये जो बीजांड होते हैं अपराध से जुड़े होते हैं, ये बीजांड जो वृंत होते हैं अपराध से जुड़े होते हैं। तो ये पूरे यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत, ठीक है। यही वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, नाभिका। क्या कहते हैं, नाभिका, ओके। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, क्योंकि यहीं से यहीं पे जो बीजांड वृंत है ये क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नाभिका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा आपका, बी करेक्ट होगा कि नाभिका कहते हैं। नेक्स्ट, निभाग पाया जाता है। अब निभाग कहाँ पाया जाता है, परागकण में, भ्रूणपोष में, बीजांड में या ये सभी। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ये आपका क्या है, बीजांड का डायग्राम है ना। ये आपका क्या है, बीजांड वृंत है, नाभिका है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंदर को अंतः अध्यावरण, ठीक है, अंतः अध्यावरण, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक है, बीजाणु जननोत्तक। तो यहाँ पे ये जो पीछे वाला भाग होता है, इसी पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि बीजांड का वह स्थान, ठीक है, सॉरी आपका आंसर क्या होगा कि निभाग पाया जाता है परागण में, भ्रूणपोष में, बीजांड में, ये सभी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बीजांड में, क्योंकि ये जो चलाजा वाला पार्ट से कहाँ दिख रहे हैं, बीजांड के अंदर दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं, बीजांड के अंदर। तो कहाँ पाए जाएंगे, बीजांड में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्युनिषेचन की क्रिया होती है। द्युनिषेचन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि जितने भी सारे आपके क्या होंगे, एंजियोस्पर्म, सिर्फ ये पुष्पी पादपों में पाई जाती है, और पुष्पी पादप आपके क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। तो निषेचन की वह प्रक्रिया यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही जीव शरीर है
और उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो निषेचन की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप डबल फर्टिलाइजेशन में क्या देखोगे, डबल फर्टिलाइजेशन में आप क्या देखोगे कि कवक में, शैवाल में या आवृत्त बीजी पादपों में या अनावृत्त बीजी में, तो आपका आंसर क्या होगा, आवृत्त बीजी में, क्योंकि आवृत्त बीजों को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और ये एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है और इसका क्या महत्व है। ये भी आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है और इसका क्या महत्व होता है। तो आंसर क्या है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत टैपेटम कहलाती है, जो कि अभी हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ की सबसे जो भीतरी परत है, ठीक है, ये वाली जो सबसे, ये लघु बीजाणु धानी है और इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या है, सबसे भीतरी परत है और इस भीतरी परत को हम क्या बोलते हैं, टैपेटम। तो ये टैपेटम का कार्य होता है इस स्पोर को, इस बीजाणु को पोषण प्रदान करना। क्या करना, पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत टैपेटम कहलाती है और यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। आप या तो लघु बीजाणु बोलोगे या तो क्या बोलोगे, पराग कण कहते हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक ऐसा पोलन ग्रेन है, परागकण है जो पूरा क्या है, परिपक्व है। ठीक है, क्या है, परिपक्व है। तो उनमें जो समाहित कोशिका होती है तो उन समाहित कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो देखो, परिपक्व परागकण में कायिक व जनन कोशिकाएं उपस्थित होती, क्योंकि अभी हमने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया जिसके थ्रू हमने क्या देखा कि ये परागकण है और इस परागकण में एक सेल ए है और एक सेल ए है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले हैं, कायिक कोशिका। क्या बोले हैं, कायिक कोशिका। और नीचे वाली जो सेल है इसको हमने क्या बोला है, जनन कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है, तो ये करेगी पोलन ट्यूब का निर्माण और ये करेगी मेल गैमेट का निर्माण। और कितने मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश यानी कि जब आप क्या करते हो, गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस पढ़ते हो, तो गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस पढ़ने के बाद आपको एक कुछ और चेंज दिखते हैं। चेंज क्या दिखते हैं कि जब हमने लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस जब हम पढ़ लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, कुछ ऐसा। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम आपको क्या करते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको क्या क्या दिखता है, इसमें आपको कई सारी चीजें दिखती हैं। एग्जाम्पल जैसे कितने न्यूक्लियस, 1, 3 ऊपर 3 नीचे, कितने हो गए, 6 हो गए, 2 बीच में कितने हो गए, 8 हो गए। अब आपका इसका नाम तो पता होगा, नाम क्या पता होगा, इन तीनों को क्या बोलते हो, प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, जो मुख की तरफ हो, प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका।
ये क्या है, बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक, ठीक है। इन दोनों को सहायक कोशिका, और यहाँ पे अंदर जो है इसको अंड कोशिका, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या बोला जाता है, पॉलीगेनम प्रकार का भ्रूण कोष। भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में बहुत अंतर होता है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भ्रूण कोष और भ्रूण कोष एक ही होता है। भ्रूण कोष के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और भ्रूण कोष क्या होता है, वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते। एग्जाम्पल, जब एक मेल गैमिट, ठीक है, जब एक नरयुग्मक इस अंड कोशिका से क्या होगा, संलयित करने के बाद जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो इसी भ्रूण को जो भ्रूणपोष होते हैं वो पोषण देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो पॉलीगेनम प्रकार के भ्रूण कोष में जो केंद्रक की संख्या होती है वो 8 होती है, 2 2 3 3 6 और 2 8 हो गई। और अगर यही आपसे पूछा जाता कि पॉलीगेनम प्रकार के भ्रूण कोष में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि 7 होगा। कैसे, 3 ऊपर 3 नीचे 6 हो गई, और एक ये बीच वाली क्या हो गई, 7 हो गई। तो 7 कोष की और 8 केंद्र की पॉलीगेनम प्रकार का भ्रूण कोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जो मादा युग्मोद्भिद है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है। तो देखो, आवृत्तबीजीय पादपों में मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूणकोष, मादा युग्मोद्भिद को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणकोष बोलते हैं। तो मादा युग्मोद्भिद के निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे समझो, ठीक है, ये क्या है, एक बीजांड है, ठीक है। इस बीजांड के अंदर, ठीक है, इस बीजांड के अंदर क्या होती है, अधोस्तरीय बीजाणु, गुरु बीजाणु जनन क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। इनमें की एक सेल ऐसी होती है जो क्या करती है, अपने आकार को बढ़ा देती है, और आकार को बढ़ाने के बाद ये चेंज हो जाती है अधोस्तरी में। किसमें, अधोस्तरी में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये अधोस्तरी कोशिका अपने कौन सा विभाजन करने के बाद वो चेंज होती है किसमें, परपशु कोशिका में, ठीक है, परपशु कोशिका में। अब ये जो परपशु कोशिका आगे चल के इनमें आपको 4, ठीक है, इस बीजांड के अंदर आपको 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है, जिसमें से ये 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। ये आपको प्रोसेस मैंने चैप्टर नंबर 2 में एकदम डिटेल में मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, जो भी बच्चा नहीं देखा होगा वो देख लेगा। और यहाँ पे ये जो बीजाणु होता है वो क्या होंगे, सक्रिय होता है। अब यही बीजाणु क्या करता है, विभाजन की क्रिया करता है, ठीक है। कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ 1 है, तो 1 से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है, 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। अब 8 बनने के बाद, ठीक है, 8 बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार के अरेंज हो जाएंगे, और इनका अरेंजमेंट जो होगा, 3 ऊपर आ जाएंगे, 2 बीच में आ जाएंगे और 3 नीचे, 1 2 3 1 2 1 2 3। यही क्या होता है, मादा यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो देखो, आवृत्तबीजीय पादपों में मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु कोशिकाएं होती है सारी क्या होती हैं, अगुणित होती है, यानी कि एन 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 और एन क्या होंगी, एन एन में होंगी। सॉरी, यहाँ पे एक चीज क्या होगा कि इनमें जो विभाजन होगा वो क्या होगा, अर्धसूत्री होगा। कैसा होगा, अर्धसूत्री होगा, क्योंकि तभी जाके क्या आएंगे, एन एन के ही आएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या मादा युग्मोद्भिद बनाती है, जबकि शेष 3 नष्ट हो जाती हैं और इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। तो कभी भी या तो आपसे गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस पूछा जाएगा तो आप यही बताओगे, और कभी भी आपसे कुछ हट के यानी कि गुरु बीजाणु, ठीक है, एक बीजाणु जो विकास की प्रक्रिया पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर ये दोगे। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, परागकण को परिभाषित कीजिए। अब परागकण यानी कि पोलिन ग्रेन को परिभाषित यहाँ पे आपको करना है। परागकणों के पुंकेसर से जयांग के वर्तिकाग्र तक, ठीक है, परागकणों के पुंकेसर से जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई प्लांट्स है, ठीक है, और इस प्लांट्स में फ्लावर भी है, ठीक है, क्या है, फ्लावर भी है। अब इस फ्लावर में, ठीक है, इस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है। मान लो यहाँ पे क्या है, पुंकेसर है, ठीक है, और यहीं पे क्या है, स्त्री केसर है, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों देखें। इसी तरह यहाँ पे क्या है, पुंकेसर है, ठीक है, और इसी फ्लावर पे क्या है, स्त्री केसर भी है। तो यहाँ पे एक नई जाति को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, परागकण चाहिए, क्योंकि परागकण ही क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, परागकण ही नर युग्मक होते हैं। तो क्या होता है कि इनमें जो परागण होगा, ठीक है, कई सारे माध्यम होते हैं, या तो सेल्फ होगा या तो क्रॉस होगा। तो सेल्फ में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब क्रॉस होगी तो क्रॉस में माध्यम की जरूरत होती है। सेल्फ में हम क्या बोलते हैं कि एक ही पुष्प, ठीक है, एक ही फ्लावर है और उसी पुष्प की, ठीक है, एक ही पौधा है, ठीक है, और इस पौधे का एक फ्लावर है, ठीक है। तो उसी फ्लावर के पुंकेसर से स्त्री केसर पे परागकण की पहुंचने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, स्वपरागण। ठीक है, इसी तरह और ये स्वपरागण क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन कहते हैं। अब यहाँ का पुंकेसर, ठीक है, इस पुंकेसर से परागकण इस पुष्प के स्त्री केसर पे यानी वर्तिकाग्र पे आएगा, तो ये क्रिया भी स्वपरागण ही होगी। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी। क्या कहते हैं, सजात पुष्पी कहते हैं। तो ये दोनों क्या होगी, क्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, परागण, और परागण में कौन सा, सेल्फ यानी कि स्वपरागण। लेकिन अगर यहीं पे कोई और पौधा रहता, इसी पौधे पे कोई और फ्लावर है और इस फ्लावर के किस पे, स्त्री केसर वाले पार्ट्स पे, और यहाँ से ये पुंकेसर जो है परागकण यहाँ पे आके चिपकता, तो ये क्रिया क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। हिंदी में क्या बोलते हो, पर परागण। तो अब इसके लिए करने के लिए या तो एयर चाहिए, या तो वाटर चाहिए यानी जल चाहिए, या तो इंसेक्ट चाहिए, जो कीट पतंगे होते हैं वो चाहिए। ठीक है, जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक ये परागण नहीं कर सकते। तो परागण का जो डिफिनेशन होता है कि परागकणों के पुंकेसर से जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, या इंग्लिश में बोलोगे पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट, जल परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। कौन सा परागण, जल परागण।
यानी कि कुछ ऐसे पौधे के नाम लिखने जिनमें सिर्फ क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाएगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का माध्यम होता है वाटर पॉलिनेशन। तो आंसर क्या होगा, वैलिसनेरिया एवं हाइड्रिला। ये दो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी का मतलब होता है मिथ्या, ठीक है, या असत्य कहते हो। तो यहाँ पे किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आभासी फल यानी कि आभासी को मिथ्या कहते हैं। तो मिथ्या फलों के उदाहरण है सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। हालांकि इसमें 3 है, लेकिन सेब नाशपाती भी लिख दोगे तो सही है। तो सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी ये क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं या मिथ्या फल होते हैं। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, इनमें इस फल का जो निर्माण हुआ होता है ये किससे हुआ होता है, पुष्पासन से। इनमें पुष्प का पुष्पासन भी क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, तो जिसमें पुष्प का पुष्पासन भाग लेता है वो क्या कहलाता है, मिथ्या फल या असत्य फल। ठीक है, क्या कहलाएगा, मिथ्या फल या असत्य फल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। अब एक सेब है, ठीक है, एक सेब को हम आभासी फल क्यों कहते हैं, रीजन क्या है कि एक सेब है और उसको हम आभासी फल कह रहे हैं, और पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो फल की रचना करता है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि निषेचन पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही निषेचन की क्रिया हुई तो निषेचन होने के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फल में चेंज होता है। जो बीजांड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, बीज में चेंज होता है। ठीक है, वह पुष्प शेष अंग झड़ जाते हैं। बाकी अंडाशय तो फल में चेंज हो गया और बीजांड बीज में चेंज हो गया। बाकी जो पुष्पासन हो गया, बाह्य दल हो गया, दल पुंज हो गया, ये सारी क्या होती है, निषेचन के पश्चात झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा फल क्या कहलाता है, सत्य फल कहलाता है। लेकिन जो सेब है, सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है। लेकिन जब सेब का निर्माण होता है तो इनमें जो सेब के प्लांट्स होते हैं, जब वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं तो उनमें क्या होगा कि उसका जो पुष्पासन होता है वो नहीं झड़ते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, फल में ही चेंज हो जाता है और खाने वाला जो सेब का भाग होता है वो थैलेमस होता है, यानी कि पुष्पासन होता है। ठीक है, तो इसीलिए सेब को आभासी फल कहा जाता है। हालांकि सारे फल का निर्माण ओवरी से होगा और ओवरी से होने के साथ साथ जितने भी उसके दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुष्पासन झड़ जाएंगे। लेकिन कुछ जो असत्य फल, मिथ्या फल, फाल्स या आभासी फ्रूट होते हैं उनमें पुष्पासन क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अनिषेक जनन, नाम से ही पता चल रहा है कि अनिषेक जनन का मतलब हो जाएगा कि बिना जनन, यानी कि कुछ ऐसी भी प्रक्रिया होगी जिनमें बिना रिप्रोडक्शन से एक नए जीव की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। कोई जीव है वो निषेचन क्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि निषेचन का अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी समष्टि है, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक विशेष प्रकार की प्रोसेस दिख रही है कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक नए जाति की, ठीक है, एक नए जीव की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। एग्जाम्पल, तो बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा जो बीजांड होगा वो क्या होगा, निषेचित नहीं होगा, क्योंकि बीजांड के अंदर ही होती है एग सेल। तो जब वो एग सेल क्या होगी, निषेचित नहीं होगी, यानी कि वो मेल गैमेट से उसका क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा, फिर भी क्या होगी, एक नई संतति को क्या करेगी, वो विकास करेगा। ठीक है, तो बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अवुरित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण, धतूरा, आलू आदि। आलू सभी खाते हैं, ठीक है, आलू से कई सारी चीजें भी बनाई जाती है। ठीक है, तो आलू जो होता है, आलू की जो पौधे उगते हैं इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। ये बिना निषेचन किए हैं, बिना फर्टिलाइजेशन किए ही ये क्या हो जाते हैं, अगुणित, यानी भ्रूण एवं बीज का विकास कर लेते हैं। और धतूरा भी क्या करते हैं, इनमें भी अनिषेक जनन होता है, यानी कि इनमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट,
भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, फादर ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो भारतीय हमारी इंडिया में जो भ्रूण विज्ञान के पिता किसको माना जाता है? तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, कई और भी सारे हैं लेकिन यहाँ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऐसे हैं जो ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारतीय इंडिया की पूछ रहा है तो कौन है? पी माहेश्वरी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भ्रूणकोश का विकास आवृत्तिबीजी पादपों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? भ्रूणकोश का विकास आवृत्तिबीजी पादपों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? मैंने क्या बोला? भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में अंतर होते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण, ठीक है, एम्ब्रियो को क्या करेगा? पोषण देगा। और भ्रूणकोश क्या होता है? उसके अंदर कई सारे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिनमें से एक सेंट्रल न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट क्या करेगा? संलयित होगा, और एक अंडकोशिका से क्या होगा? संलयित होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे कि भ्रूणकोश का विकास आवृत्तिबीजी पादप में त्रिक संलयन से बने केंद्रक से होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित यानी 3n होती है। जब आप डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ते हो तो एक जो मेल गैमीट है, ठीक है, परागकण के द्वारा जो उसकी जनन कोशिकाएं होती है, 2 मेल गैमीट का निर्माण होता है। तो एक जो मेल गैमीट होती है वो अंड कोशिका से संलयित होती है। अब ये क्या है? यन है। ये भी क्या है? यन है। ये अंड कोशिका भी क्या है? यन है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? 2n बनाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होती है? 2 ध्रुवीय न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो n प्लस n ये दोनों कितने हो गए? 2n हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? जब संलयित होंगे तो क्या बन जाएंगे? 3n बन जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन के बाद एक भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अब जो भ्रूणपोष होगा, इससे बनी जो भ्रूण होंगे उसको क्या करेगा? पोषण देगा। ठीक है, तो जितने भी 25 क्वेश्चन है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन एकदम तैयार करने हैं। अभी एकदम ये नहीं लेना है कि क्या पता इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, तो टाइम भी बहुत है। धीरे धीरे आप ऐसे ही तैयार करते जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम टाइम में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये उस टाइम ये नहीं लगेगा कि मेरा ये छूटा है वो छूटा है, मैंने पढ़ाई कुछ नहीं की है। और इसके साथ साथ अभी जितने भी बच्चे इच्छुक हैं वो यहाँ पे ज्वाइन होके, जिनको लगता है कि तैयारी एकदम जीरो है, तो यहाँ पे ज्वाइन होके वो अपनी तैयारी को भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इस बैच के साथ साथ आपको शिखर बैच भी 2 बैच आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है और इस मौका का आप लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले क्लास में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।